हेलो, मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज पार्ट 1। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम के साथ। ओके बच्चों, first thing, you must know about the chromosomes. So chromosomes are what? These are highly coiled structures and they are condensed chromatin fibers. क्रोमेटिन फाइबर्स की बात जब आती तो कहते हैं ना कि क्रोमेटिन फाइबर्स क्या होते हैं सर। ओके, डीएनए बचपन से सुन रहे होगे। तो डीएनए का जो लॉन्ग पॉलीमर बनता है तो उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन फाइबर। सो क्रोमोसोम्स आर सिंपली thread-like structures located inside the nucleus of an animal, or you can say in a plant। सिर्फ एनिमल ही क्यों भाई, एनिमल और प्लांट हर जगह ही होगा, बिल्कुल। सो ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड, भाई क्रोमोसोम में प्रोटीन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सिंपली कॉल्ड डीएनए। एम आई क्लियर, है ना। बिल्कुल ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि क्रोमोसोम के अंदर जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें एक है प्रोटीन। प्रोटीन स्पेशली हिस्टोन के फॉर्म में होगा। कौन सा होगा बच्चों? हिस्टोन। देयर आर सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स ऑल्सो इन, स्पेशली इन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स, है ना। और इसके अलावा हिस्टोन के अलावा जो इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट चीज होगा क्रोमोसोम में, सिंपली दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, सिंपली डीएनए। बचपन से एक प्रॉब्लम रहती है सर, डीएनए और आरएनए का तामझाम है क्या, ये मतलब बवाल क्या है? सिंपल है। नाउ क्रोमोसोम के इतनी ज़्यादा स्टडी हम क्यों करते हैं भाई? क्योंकि ये कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र करने वाली चीज़ होती है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है वो क्रोमोसोम पे होती है, दैट इज़ यू कैन से डीएनए या जीन ट्रांसफ़र करते हैं। पास्ट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, डीएनए कंटेन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जानकारी होती है, कैरेक्टर्स होते हैं और जो कि एकदम यूनिक फीचर बनाते हैं अपनी प्रोजेनीज के लिए। सो यू कैन सी इन दिस फिगर कि क्रोमेटिन फाइबर्स कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं और जब दो सेल बनती हैं तो दोनों में इक्वल कैरेक्टर्स अपने मदर सेल से ट्रांसफ़र होते हैं डॉटर सेल्स के अंदर। डिस्कवरी कैसे होती है क्रोमोसोम्स की? देखिए, किसने डिस्कवर किया? वाल्डर फ्लेमिंग। हमेशा एकदम वन लाइनर की तरह याद करना है, वाल्डर फ्लेमिंग। क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स, अब यहाँ पे एनिमल लिखा जरूर है बट आप सिंपली कहिए क्रोमोसोम्स आर फर्स्ट स्टडीड इन 1882 बाय जर्मन साइंटिस्ट। अब ऐसा नहीं कि इन्होंने पहली बार देखा होगा, लेकिन उसकी डिटेल पहली बार अच्छे से समझी और उसको नेम दिया क्रोमोसोम, है ना। मतलब क्रोमा का मतलब होता है कलर। बच्चों आप लोगों ने आजकल बहुत सारे क्रोमा स्क्रीन पढ़ेंगे, तो क्रोमा का मतलब होता है कलर। यानी इसको जब स्टेन कर लिया जाता है तो ये विजिबल हो जाता है, खासकर किससे? एथिल ब्रोमाइड, ईटीबीआर वगैरह से जब इसे स्टेन कर देते हैं ऑरेंज कलर का, ब्राइट कलर का दिखने लगता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेन्स होते हैं। जब आप थोड़े और बड़े हो गए, 11th-12th में जाओगे या ग्रेजुएशन में जाओगे, तो वहाँ पे और भी डिफरेंट टाइप की स्टेन्स आप पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्रोमोसोम्स इन एनिमल्स, or you can say simply the chromosomes were discovered by Walter Fleming 1882। ओके, इट इज़ जर्मन, ये जो है ये जर्मन साइंटिस्ट हैं। इसके अलावा अब एनिमल बार बार यहाँ पे लिख के आता आपकी बुक में कि क्रोमोसोम एनिमल के अंदर वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा, 1882 में देखा। तो सिंपल क्वेश्चन आता है ना, अच्छा सर तो प्लांट में किसने देखा होगा? सो इट इज़ कॉल विल्हेम वॉन नगेली। इस सिंपली लोग नगेली कहते हैं। अब इन्होंने 1842 में ही देख लिया था।
जबकि वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में इसको एनिमल सेल के अंदर डिस्क्राइब किया था। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि किसने खोजा, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने खोजा, क्योंकि उसकी कंप्लीट डिटेलिंग वाल्टर फ्लेमिंग ने दी थी। नगेली ने देखा जरूर था बट इसे क्रोमोसोम नहीं कहा था, इसको कुछ दूसरा नाम दिया था। जैसे बहुत पहले खोज लिया गया था कि न्यूक्लियस में अंदर कुछ होता है तो उसको न्यूक्लिन नाम दिया गया, बाद में और कैरेक्टराइजेशन होते रहे। ओके, तो प्लांट्स के अंदर स्विस बॉटनिस्ट कार्ल विल्हेम वान नगेली ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, और उस समय फिलहाल उन्होंने क्रोमोसोम वर्ड का यूज़ नहीं किया था, इसीलिए इनका नाम नहीं आता है कि इन्होंने डिस्कवर किया, इन्होंने बताया, नहीं, वाल्टर फ्लेमिंग का ही नाम आएगा। तो कहीं भी कंपटीशन में आप जाते हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे वाल्टर फ्लेमिंग ने ही सबसे पहले क्रोमोसोम डिस्कवर किया। ओके, ना क्रोमेटिन की जब बात होती है तो उसमें दो चीज़ हमने देखा, एक तो डीएनए जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40% होता है, दूसरा हिस्टोन प्रोटीन जो कि अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास होता है। अब डीएनए के स्ट्रक्चर की बात कर लें तो अब भाई मॉलिक्यूलर डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें उसके पहले सिंपल आउटलाइन समझते हैं कि एक डीएनए जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था उसके हिसाब से डीएनए होना कैसा चाहिए। तो देखिए, वाटसन और क्रिक के अकॉर्डिंग एक डीएनए की जो चौड़ाई है, मतलब जो विड्थ होती है, इट विल बी 20 एंगस्ट्रॉम और यू कैन से 2 नैनोमीटर। Either it is, you can say 20 angstrom or 2 nanometer. And one complete DNA molecule according to Watson and Crick, इसकी जो लेंथ होगी वो होगी 34 एंगस्ट्रॉम, या फिर आप कह सकते हैं 3.4 नैनोमीटर। तो 34 एंगस्ट्रॉम या 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। चौड़ाई होगी 20 एंगस्ट्रॉम या 2 नैनोमीटर। अच्छे से समझ में आ गया सबको, ठीक है। इसका एक्सरे डिफ्रैक्शन करके सबसे पहले रोजलिंड फ्रैंकलिन ने स्टडी किया था। सो द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट स्टडीड रोजलिंड फ्रैंकलिन इन 1953। लेटर ऑन द टू साइंटिस्ट जिनकी वजह से डीएनए फेमस हो गया, ओके, द टू साइंटिस्ट वाटसन एंड क्रिक, इन्होंने इसकी पूरी डिटेलिंग की, उस जो क्या होते हैं एक्सरे स्ट्रक्चर का, डीएनए मॉलिक्यूल का जो एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी किया था रोजलिंड फ्रैंकलिन ने, उसको बेस बना करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल डिज़ाइन किया। किसने? वाटसन और क्रिक ने, और उन्होंने कई सारी प्रॉपर्टीज़ डीएनए की बताई। So, they were awarded Nobel Prize in 1962। कौन? वाटसन क्रिक की बात हो रही है, और साथ में रोजलिंड फ्रैंकलिन। तो इन तीनों को क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। ओके, सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल इज वेरी लार्ज, हेंस इट इज कॉल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल। बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है ना। वो डिपेंड करता है कि कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, लेकिन अगर हम वाटसन क्रिक मॉडल की बात करें या अलग अलग, तो इन लोगों ने एक एरिया डिफाइन करने की कोशिश की है कि अगर समझना हो कि 1 टर्न ऑफ डीएनए कितना होगा, तो सिंपली यू कैन से 1 कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए स्पाइरल कंसिस्ट ऑफ 10 base pair according to Watson and Crick. It consists of 10 base pairs which have approximate length of 34 angstrom, or you can say 3.4 nanometer, whereas the width of that molecule, that is DNA molecule, is 20 angstrom, or simply you can say 2 nanometer. So are you clear about this? I think this is very very simple. Okay, now both the strands जो वाटसन और क्रिक ने बताया, उनकी खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि वो कॉम्प्लीमेंट्री थे। आप कहेंगे सर क्या नया नया बवाल आप लेके चले जाते हो, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या? देखो यार, डीएनए मॉलिक्यूल्स में जो नाइट्रोजनस बेस यूज होते हैं ना, वो 4 होते हैं, और सिंपली वो जो 4 होते हैं ना, एडेनिन, थाइमिन,
गुआनिन एंड साइटोसिन। अब इसमें से ये जो 4 नाइट्रोजनस बेस हैं, इसमें से इनकी एक स्पेशल क्वालिटी है क्या कि एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके आपस में पेयर कर सकते हैं, और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना करके पेयर कर सकते हैं। वाह! तो इनकी ये जो क्वालिटी है ना, जी के साथ सी हाइड्रोजन बॉन्ड बना के आमने सामने टिक सकता है, ए के साथ टी बिल्कुल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना के रह सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटैरिटी, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंटैरिटी। तो जो दो स्ट्रैंड है, क्योंकि उस पर न्यूक्लिक एसिड नाइट्रोजनस बेस ही तो है, तो जब वो आमने सामने आते हैं तो अपने अपने सीक्वेंस से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के जुड़ जाते हैं। इसीलिए इस स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे होगे बच्चों, जो आपकी बुक में बनी हुई है, जी के सामने सी है, टी के सामने ए है, ए के सामने टी है, जी के सामने सी है। सो दिस इज सिंपली कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी। क्लियर हो गया? अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो मॉलिक्यूल लेवल पे एक डीएनए मॉलिक्यूल में, एक डीएनए मॉलिक्यूल बनता किससे है? न्यूक्लियोटाइड से। तो पहले हम न्यूक्लियोटाइड देखते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड की एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड की बात करें तो उसमें एक नाइट्रोजनस बेस होगा। अब अगर डीएनए है तो यहाँ पर 4 ही नाइट्रोजनस बेस यूज होते हैं, ए टी जी सी। तो कोई सा भी नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। वो नाइट्रोजनस बेस डायरेक्टली 5 कार्बन के शुगर से जुड़ा होता है, उसको हम पेंटोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंटोज शुगर कहते हैं। क्लियर हो रही है बात ये? ओके। तो पेंटोज शुगर, अब क्योंकि ये डीएनए है तो ये शुगर कैसा होगा? डीऑक्सी टाइप का होगा। सो इसीलिए इसका जो फर्स्ट लेटर है डी, तो इसको यूज कर लेते हैं हम डी, और बाकी न्यूक्लिक एसिड के लिए Na, डीएनए। ओके। तो 5 कार्बन का होगा तो पेंटोज शुगर। तो नॉर्मली राइबोज होता है, लेकिन क्योंकि एक ऑक्सीजन सेकंड कार्बन से कम हो जाता है तो ये हो जाता है डीऑक्सी राइबोज। ये शुगर कैसा हो गया? डीऑक्सी राइबोज शुगर हो गया। ठीक है। और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल इसमें जुड़ा होता है। क्लियर हो गया? सो वन न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ 1 नाइट्रोजनस बेस, 1 molecule of sugar, pentose sugar, that is deoxyribose sugar, and 1 molecule of phosphate. अब यहाँ पे phosphate लिखा है, that is PO4 2 नेगेटिव के फॉर्म में होगा। ठीक है, एसिडिक फॉर्म में होगा, इसलिए ये न्यूक्लिक एसिड है। PO4 यहाँ पे एसिडिक फॉर्म में है। ओके, क्लियर? सो 1 base, 1 sugar and 1 phosphate is known as nucleotide. न्यूक्लियोटाइड। Am I clear? ये है एक न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे ही फॉस्फेट के बैकबोन पे अगर जुड़ते चले जाएं तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, 2 होंगे डाइन्यूक्लियोटाइड, 3 होंगे ट्राइन्यूक्लियोटाइड, 4 होंगे टेट्रा पेंटा पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। Am I clear? तो नीचे का फिगर यही दिखा रहा है कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ के पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो शुगर अपराइट है, लेकिन दूसरी तरफ ये डाउन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस हमेशा शुगर के कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? कार्बन नंबर 1 से जुड़ेगा। तो जब भी ये कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इस स्ट्रक्चर की जो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंटैरिटी है, उसको मेंटेन करने के लिए एक तरफ तो अपराइट स्ट्रक्चर होगा, दूसरी तरफ इन्वर्टेड स्ट्रक्चर बनेगा, और इस तरह से इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल तो है, 2 हेलिक्स तो हैं, पर ये एंटी पैरेलल होंगे। Am I clear? Good, good. So nucleotides are made up of 3 components: phosphate, sugar, and nitrogenous base. Nitrogenous bases of complementarity strand are joined by hydrogen bonds. A T के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G C के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये आप
याद रखेंगे। यहाँ पर एकदम बढ़िया पिक्चराइजेशन हुआ है। तो आप देख सकते हो बच्चों कि जो ये मॉलिक्यूल है, अब इसमें ऊपर से स्टार्ट करते हैं। थाइमिन, थाइमिन शुगर से जुड़ा है कार्बन नंबर 1 से, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 पे OH ग्रुप है जो फिलहाल किसी से नहीं जुड़ा है, तो ये हो गया 3 प्राइम एंड। कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 से PO4 जुड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर वो कार्बन नंबर 3 से जुड़ा हुआ है नेक्स्ट शुगर के। इसी तरह से आप चलते आइए। अब यहाँ पर कार्बन नंबर 5 का जो एंड है, जो सबसे लास्ट में है, ये फ्री है, यानी ऊपर 3 प्राइम खाली था और नीचे 5 प्राइम। तो इसको हम कहते हैं, इस तरह से हम लिखते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम। जस्ट अपोजिट साइड में आएंगे तो यहाँ पे 5 ऊपर खाली है और यहाँ पर 3 एंड नीचे खाली है। अगेन यहाँ पे अब एरो नीचे की ओर होगा और इसको भी लिखेंगे बिल्कुल सेम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सो डीएनए मॉलिक्यूल जो कि वाटसन क्रिक ने बताया था, उन्होंने ये समझाया था कि जो डीएनए के डबल स्ट्रैंड्स होते हैं, जो 2 हेलिक्स की बात कर रहे हैं, एक्चुअली दे आर एंटी पैरेलल, मीन्स देयर पोलैरिटी इज अपोजिट। एक तरफ 5 प्राइम टू 3 प्राइम अगर ऊपर की ओर है तो जस्ट कॉम्प्लीमेंट वाला स्ट्रैंड, उसका पोलैरिटी उल्टा हो जाएगा, 5 प्राइम ऊपर होगा और 3 प्राइम नीचे की ओर होगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल एंड बेसिक स्ट्रक्चर, यू मस्ट नो अबाउट दिस। आई थिंक दिस इज नाउ वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। इसमें थोड़ा सा आपको जानना होगा हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है। देखो बच्चों, हिस्टोन प्रोटीन्स बेसिक नेचर के प्रोटीन होते हैं, यानी इनमें पॉजिटिविटी बहुत होती है, पॉजिटिव नेचर के होते हैं। कारण क्या है कि इसमें लाइसिन और हिस्टीन जैसे कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव एमिनो एसिड्स के ग्रुप पाए जाते हैं। हिस्टोन्स आर हाईली बेसिक प्रोटीन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियाई। हाईली बेसिक का मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है, बहुत पॉजिटिव होते हैं। और डीएनए नेगेटिव होता है क्योंकि वहाँ पे एसिड है, आपने देखा होगा PO4 नेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज था। तो डीएनए नेगेटिव है, हिस्टोन पॉजिटिव है, इसीलिए वो चिपक जाते हैं, तो पैकिंग करने में काम आता है। ओके, सो हिस्टोन हेल्प इन कॉइलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ डीएनए इनटू स्ट्रक्चरल यूनिट्स कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोम बनाने में मदद करते हैं। द डीएनए स्ट्रैंड्स वाइंड्स अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स कॉल्ड ऑक्टेमर। ठीक है, ऑक्टेमर्स। अब ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनके अपने अपने नाम होते हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। तो जो ऑक्टेमर की बात हो रही है वो H2A, H2B, H3 एंड H4 की बात हो रही है। इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं डाइमर बनाते हैं, यानी 2-2 होते हैं, तो 4 मॉलिक्यूल्स हैं, ये 4 2 जा 8 हो जाते हैं ऑक्टेमर। H1 इसमें इंक्लूड नहीं होता है, H1 बांधने का काम करता है सिर्फ, है ना, वो ऑक्टेमर का हिस्सा नहीं होता है। ईच सच कॉम्प्लेक्स इज नोन एज न्यूक्लियोसोम, यानी जो ऑक्टेमर है उसके ऊपर जो डीएनए मॉलिक्यूल बाइंड अप हो जाएगा, उस पर बंध जाएगा, तो उसको हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम। ऐसी यूनिट को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम, जो यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखो बच्चों, ये क्रोमैटिड है, क्रोमैटिड का एक धागा खुलता है, आप देखते हैं बहुत सारे छोटे 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 गोल गोल दाने दिखते हैं आपको। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा करके यहाँ दिखाया है, तो ये जो छोटे छोटे राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर सिंपली न्यूक्लियोसोम्स। अब आपको वो दिख रहा है, यहाँ पे ओपन करके भी दिखाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, जो कि डीएनए को अपने साथ बांध के रखते हैं। समझ में आ गया? तो इसी को न्यूक्लियोसोम कहते हैं। ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर ऑफ डीएनए इफ स्ट्रेच्ड एंड टू एंड। यानी सिंपली इनके कहने का मतलब ये है कि 2 मीटर लंबा क्रोमोसोम हमारे एक सिंगल सेल में होता है, जिसे हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, और 2 मीटर की तो हमारी पूरी हाइट भी नहीं होती है। और वो जो हाइट है, मतलब वो जो 2 मीटर का
मॉलिक्यूल है उसको ना पैक करना है, मतलब कि 2 मीटर का डीएनए एक ऐसे सेल में डालना है जो हम नेकेड आई से देख भी नहीं सकते, उसके न्यूक्लियस में डालना है, सेल में भी नहीं डालना है। न्यूक्लियस मतलब सेल ही नहीं दिखता, न्यूक्लियस की क्या बात कर रहे हैं। इसलिए न्यूक्लियोसोम की ज़रूरत है, पैकिंग करनी पड़ती है, एंड दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ओके, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस चलता फिरता फिगर, इसको देख करके आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये ऑक्टोमर है जिसके ऊपर डीएनए मॉलिक्यूल्स रैप हो जा रहे हैं और इस तरह से पैकेजिंग बहुत इजी हो जाती है। उसी का एक इन्हेंस्ड मॉडल यहाँ पे बनाया हुआ है, बीच में 1 2 3 4 और ठीक उसके नीचे 4 और मॉलिक्यूल्स हैं, टोटल 8 जो कोर ऑक्टोमर बना रहे हैं। उसके ऊपर रेड कलर का आप देख पा रहे हैं कोर डीएनए, और ये जो पर्पल एंड अदर कलर का दिख रहा है ये लिंकर डीएनए, यानी एक न्यूक्लियोसोम से दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच वाला जो डीएनए होता है उसको लिंकर डीएनए कहते हैं ना। इनको बांधने का काम मैंने कहा था कि H1 ऑक्टोमर का पार्ट नहीं होता है, ये न्यूक्लियोसोम का पार्ट तो है लेकिन ऑक्टोमर का नहीं है। तो H1 जो हिस्टोन है वो बांधने का काम करता है, जबकि ऑक्टोमर की बात करें तो H2A, H2B, H3, H4 इनके 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 2 जा 8 हो जाता है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। अब क्रोमोसोम की बात करें, देखो बच्चों ये बड़ा सा क्रोमोसोम आपको दिख रहा होगा। इस बड़े से क्रोमोसोम की बात करें तो इसके बीच में एक ऐसे सिकुड़ा हुआ हिस्सा है, कंस्ट्रिक्टेड कंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कंस्ट्रक्शन एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रोमियर। हर क्रोमोसोम में ऐसा होता ही है ना। एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्शन तो होगा ही, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी भी हो सकता है बट प्राइमरी होगा ही, और जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होगा उसको सेंट्रोमियर कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाट वी कॉल देम? सेंट्रोमियर। ओके, क्रोमोसोम्स में अगर सेंट्रोमियर अटैच्ड है और आपको 2 हिस्से दिख रहे हैं तो इसको हम कहते हैं क्रोमैटिड्स। अब क्योंकि वो एक साथ जुड़े हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ईच क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स joined at a point called centromere. Centromere generally termed as primary construction. The centromere also serves to attach to spindle fiber during cell division, जो कि इसी चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। अब सेंट्रोमियर पे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स का डेवलपमेंट होता है और वहीं पे आके एस्ट्रल रेज जुड़ जाती हैं, जो स्पिंडल फाइबर्स वगैरह होती हैं वो आके जुड़ जाती हैं। यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है जीन्स। ये क्या होते हैं? जीन्स आर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे न्यूक्लियोटाइड के, किस पर? क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे। यानी क्रोमोसोम पे जो ATGC का सीक्वेंस है वो एक स्पेसिफिक मैनर में होगा जो किसी न किसी तरह से बाई एनी हाउ दैट एनकोड पर्टिकुलर प्रोटीन which express in the form of some particular feature of the body। मतलब कि किसी न किसी काम को करने के लिए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, मैं देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक साथ ब्रेन बहुत सारा फंक्शन कर रहा है। इसके लिए हमें एंजाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इसके लिए एक्टिविटी चाहिए, थिंकिंग, ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट, रीजनिंग, कॉर्टेक्स का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, ये सब करने के लिए साथ में मसल्स भी मूव कर रहे हैं। यहाँ के मसल्स, ये बॉडी मसल्स, पेन लिख रहा हूँ तो उसके मसल्स, तो ये जो मसल्स यूज़ हो रहे हैं इन सब को कुछ ना कुछ फंक्शन करने के लिए जो पहले से प्री प्लांट या प्री स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल का कोड है वो जीन है, और वो कहाँ होगा? क्रोमोसोम पे होगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि जीन कैरेक्टर है, मतलब जीन से कैरेक्टर बनेंगे। तो जीन जब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा, जैसे मम्मी पापा से हमारे अंदर आता है फिर हमसे हमारे बच्चों में जाएगा, है ना। तो ये जो जीन ट्रांसफ़र होता है मतलब क्रोमोसोम ही ट्रांसफ़र होता है ना, क्रोमोसोम पर ही तो जीन है। तो जीन जो ट्रांसफ़र होता है उसमें एक स्पेशल अपना इंफॉर्मेशन है,
दैट इज सिंपली यू कैन से पिकूलियर फीचर। तो कुछ ना कुछ अलग से दिखता है, इसीलिए हम अपने फादर या मदर की तरह दिखते हैं, क्योंकि उनका क्रोमोसोम, उनका जीन हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया अच्छे से? बहुत इजी था। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को कोई भी दिक्कत होगी। मस्त होके पढ़िए। अब ये एक छोटा सा पिक्चराइजेशन है जिसको देख करके आप समझ सकते हैं कि कैसे जीन, क्रोमोसोम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो बच्चों, मान लीजिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। हमारी बॉडी में, ह्यूमन बींग में कोई भी क्रोमोसोम पेयर में होगा, यानी ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है। ठीक, और जब पेयर में होता है तो इसको हम कहते हैं 2n, दैट इज डिप्लॉयड कंडीशन। क्या कहते हैं बच्चों? डिप्लॉयड। नॉर्मली हमारी सेल डिप्लॉयड ही होती है। अब इसमें अगर डिवीज़न होगा, रेप्लिकेशन कहते हैं इसको, तो डीएनए के नंबर बढ़ेंगे लेकिन क्रोमोसोम के नंबर सेम रहेंगे। यहाँ पे कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं आपको? एक ग्रीन और एक ब्लू। ठीक, यहाँ कितने दिख रहे हैं? दिखने में तो 4 हैं, लेकिन ये असल में 2 हैं, क्योंकि ये अभी भी अपने पॉइंट से जुड़े हुए हैं, इस पॉइंट से, जिसको कि आप सेंट्रोमियर कहते हैं। जब तक ये सेंट्रोमियर से टूट के अलग नहीं होंगे तब तक ये अलग क्रोमोसोम नहीं बनेंगे, मतलब नंबर्स नहीं बढ़ेगा। डीएनए 2 टाइम्स हो गया, क्रोमोसोम अभी भी उतना ही है, यानी 2 ही क्रोमोसोम है। यहाँ भी 2 क्रोमोसोम, यहाँ भी 2 क्रोमोसोम है। ठीक, अब जो नया डीएनए बना इस पुराने क्रोमोसोम पे, ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड, है ना। उसी तरह से ये हो गया सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ गया सिस्टर क्रोमैटिड का कॉन्सेप्ट? जबकि अगर इन दोनों की बात करें, मतलब एक ग्रीन और एक ब्लू की बात करें, तो ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये भी क्रोमैटिड्स हैं लेकिन नॉन सिस्टर हैं। सिस्टर केवल वही होगा जो अपने सेंट्रोमियर से जुड़ा होगा। ओके, गुड। बट दे आर होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस मतलब ये दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 हैं। एक हमको अपनी मदर से मिला था और एक हमको अपने फादर से मिला था। सिंपल, ऐसा ही होता है। क्लियर हो गया ना बच्चों? मस्त होके पढ़िए। जहाँ भी दिक्कत होगी आप फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।